स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। कल आपने जो है तमाम सारे चैनल्स पर एग्जिट पोल देखे होंगे जो 5 राज्यों से संबंधित थे। उसमें छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा चुनाव को लेकर भी तमाम तरह के दावे किए गए थे। कल जो है आपने देखा कि जो भी चैनल एग्जिट पोल लेकर के आए हैं वो सारे चैनल कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सभी एग्जिट पोल को लेकर के तमाम तरह के सवाल हैं, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस अगर आएगी तो बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ आएगी या बीजेपी अगर आएगी तो बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ सरकार बनाएगी। ये जो एग्जिट पोल आपने जो कल देखे बहुत सारे चैनल्स के, उसमें एक बहुत ही बारीक रेखा या करीबी है दोनों दलों के बीच में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। दोनों दलों के बीच में इतनी ज्यादा करीबी है कि कुछ भी होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अधिकतर एग्जिट पोल ये कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इन सभी के बीच तीरंदाज ने एक यूट्यूब पर भी पोल कराया जो कि पब्लिक पोल आप कह सकते हैं, और इस पब्लिक पोल में हम लोगों ने जनता से जानने की कोशिश की कि उनकी नजर में किसकी सरकार बन रही है या कौन सा विधायक चुनाव जीत रहा है। हमने सारी 90 विधानसभा को नहीं लिया, छत्तीसगढ़ में बता दें आपको 90 विधानसभा है, लेकिन हम लोगों ने 90 विधानसभा ना लेकर के छत्तीसगढ़ की 11 वीआईपी विधानसभाओं को चुना है, जिसमें सीएम से लेकर के डिप्टी सीएम और ऐसे मंत्री शामिल हैं जो चर्चित रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान। इस एग्जिट पोल को लेकर के या पब्लिक पोल को लेकर के कुछ चीजें हम साफ कर दें कि ये जो पोल है इसमें ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि जिस विधानसभा का ये सर्वे है उसमें उसी विधानसभा के लोगों ने वोट किया होगा, ऐसा संभव हमको प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ये पोल जो है ओपन था। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी दूसरी गैर विधानसभाओं के लोगों ने भी इसमें वोट किया होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो है जिस विधानसभा का पोल है उस विधानसभा के लोगों ने ही इसमें केवल वोटिंग की है। दूसरा सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दें कि इस पोल से आपको जनता के एक मूड का आभास हो जाएगा या मूड की जानकारी आपको मिलेगी कि जनता का मूड किस तरफ है। तीसरी बात कि ये जो पोल है मोस्टली लोग हमारे जो जानकार लोग हैं वो ये बताते हैं कि यूट्यूब पर लोग जो सक्रिय हैं उनमें युवाओं की संख्या ज्यादा है। तो अगर युवाओं को हम एक तरीके से इस पर फोकस करें तो ये भी एक आपको जनता को ये जानने में मदद मिलेगी कि किस वर्ग के लोग किस पार्टी की तरफ झुकाव है। हमारे साथ एक्सपर्ट के तौर पर श्री श्रीश मिश्रा जी हैं जो कि IBC 24 के प्रबंध संपादक रह चुके हैं, और हमारे इस पूरे पोल पर जो भी एक्सपर्ट एडवाइस है वो हम श्री जी से जानना चाहेंगे ताकि आपको भी कुछ मदद मिले सच जानने की या सच के करीब पहुंचने की चुनाव को लेकर के। सबसे श्री जी स्वागत है आपका। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अल्फाबेटिकली लेते हैं, और अल्फाबेटिकली जो हम लोगों की वीआईपी सीट है उसमें है अंबिकापुर की सीट। अंबिकापुर सीट पर हम लोगों ने सबसे बाद में पोल शुरू किया था, करीब 5 बजे 6 बजे हम लोगों ने इसको बंद किया है, अभी चालू है, खैर 6 बजे तक के आंकड़े हैं, और करीब 4 घंटे में इस अंबिकापुर सीट पर 2300 से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की है। अंबिकापुर सीट पर जैसा कि TS सिंहदेव जो है कि मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, वो हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। तो आपको बता दें कि TS सिंहदेव को जो है इस पोल में 66% वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के राजेश अग्रवाल को 34% वोट मिले हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये पोल उसके करीब, सच के करीब है? देखिए, वैसे भी सारे पोल्स में TS सिंहदेव को एज बताई जा रही थी, एक परसेप्शन की बात भी होती है। उनका परसेप्शन एक लगातार चुनाव जीत रहे हैं वो और उनका हर बार जो वोटिंग परसेंटेज है और जो वोट जो अंतर है वो भी बढ़ता है। और राजेश अग्रवाल के बारे में माना जा रहा था कि ये शायद अच्छी टक्कर दे पाएंगे, लेकिन आपका जो ये ओपिनियन पोल है, जिसको पब्लिक पोल आप नाम दे रहे हैं, और जैसा कि आपने स्पष्ट भी किया कि उस विधानसभा के लोग नहीं है, मतलब नहीं हो इस मामले में आप श्योर नहीं है कि उसी विधानसभा के लोग हैं, क्योंकि आपका जो चैनल है वो पैन छत्तीसगढ़ और बाहर के लोग भी देखते हैं। तो ऑब्वियसली जो लोग पॉलिटिकल अवेयर होते हैं वो इसमें वोटिंग करते हैं। तो इससे ये तो समझ में आता है कि TS सिंहदेव के बारे में लोगों की राय धारणा बड़ी पॉजिटिव है, ये पोल दिखाता है। और जैसा कि आपका कहना है कि यूट्यूब या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसका उपयोग ज़्यादातर यूथ करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर ये माना जा सकता है कि यूथ की चॉइस में वो लोग हैं जिनको लोग थोड़ा सा फॉरवर्ड या आगे राज्य को आगे ले आने वाले के रूप में देखते हैं।
तो मुझे लगता है कि टी एस सिंहदेव के बारे में ये पोल है वो शायद सच साबित होगा, लेकिन जो अंतर दिखा रहा है उतना अंतर शायद ना हो। दूसरे नंबर पर हम लेते हैं दुर्ग ग्रामीण की विधानसभा को। दुर्ग ग्रामीण में जो है मौजूदा गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है चुनाव लड़ रहे हैं इससे, और इनके अगेंस्ट में बीजेपी से जो है ललित चंद्राकर चुनाव मैदान में। यहाँ जो है बड़ा करीबी मामला लग रहा है। खैर इसमें वोटिंग भी कम हुई अपेक्षाकृत। अगर हम देखें कि जहाँ अंबिकापुर में 4 घंटे में 2300 लोगों ने, उससे ज्यादा लोगों ने वोटिंग की, वहीं यहाँ 17 घंटे में 1600 के से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की है। देखिए 16% का डिफरेंस दो कारण से है। एक तो दोनों नहीं, परसेंट 16% का नहीं है, वोटिंग का बता रहे हैं। हाँ वो मैं समझ गया आपकी बात को। यहाँ ताम्रध्वज साहू को जो है 42% वोट मिले हैं, जबकि ललित चंद्राकर को 58% वोट मिले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए इसमें क्या है, दोनों लोग दो अलग अलग दल से हैं, पहली बात। और दूसरी बात, दोनों उस अलग अलग जातियों से जो छत्तीसगढ़ में बड़ी प्रभावी हैं, जनसंख्या के लिहाज से भी आसपास हैं। निश्चित रूप से साहू ज़्यादा है, लेकिन साहू ज़्यादा होने के बावजूद भी ताम्रध्वज साहू का पिछड़ना थोड़ा आश्चर्यचकित करता है। जैसे फिर आपने यूथ वाली बात की, क्योंकि दुर्ग ग्रामीण पूरी तरह से ग्रामीण इलाका नहीं है, क्योंकि उसमें दुर्ग शहर का भी मतलब जो दुर्ग शहर से लगे हुए इलाके हैं। तो अब शहरीकरण जिस तेजी से बढ़ रहा है, तो वो मुझे नहीं लगता उसका भी एक प्रभाव हो सकता है। और जैसा कि बता रहे थे कि वहाँ पे बड़ी कांटे की टक्कर है, तो हो सकता है कि परिणाम किसी और जो इसमें इंगित हो रहा है उस दिशा में जा सकता है। तीसरे नंबर पर हमारे साथ हैं कवर्धा विधानसभा के बारे में हम बात बता दें कि कवर्धा विधानसभा में भी वोटिंग ठीक ठाक हुई है। यहाँ 5300 से ज्यादा लोगों ने वोट दिया है, और यहाँ मोहम्मद अकबर जो है, क्योंकि कांग्रेस की मौजूदा सरकार है कांग्रेस की, उसमें मंत्री भी है। और इनको यहाँ कवर्धा जो है बड़ा विवादित विधानसभा रहा है। सांप्रदायिक दंगे भी तमाम यहाँ हुए हैं पिछले इस कार्यकाल में, पिछले सरकार का, इस मौजूदा सरकार का। दंगे तो नहीं कहते, तनाव रहा है, सांप्रदायिक सांप्रदायिक तनाव रहा है। तो अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो मोहम्मद अकबर को 31% वोट मिले, जबकि विजय शर्मा जो कि बीजेपी से लड़ रहे हैं उनको 69% वोट मिले। तो क्या इतना अंतर वास्तव में हो सकता है उधर? देखिए बीजेपी ने जिस थ्योरी पर चुनाव लड़ा, यदि वो थ्योरी कामयाब हुई तो जो आप परिणाम दिखा रहे हैं वैसा हो सकता है। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि जो कि मोहम्मद अकबर की वैसी छवि नहीं है जैसी बीजेपी ने गढ़ने की कोशिश की है। और बीजेपी ने जिस मुद्दे को आगे करने की कोशिश की है, क्योंकि वो लगातार उस क्षेत्र में काम करते रहे, उनका सभी वर्गों से जुड़ाव है, तो मुकाबला कांटे का है। लोगों को कहने की मुश्किल है कि कौन जीत रहा है, लेकिन जितना डिफरेंस इस उसमें बताया जा रहा है, सर्वे में दिख रहा है, उतना डिफरेंस से मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, चौथी विधानसभा वीआईपी जो सीट है वो हमने ली है कोटा विधानसभा। इसमें चूंकि अजित जोगी जो दिवंगत नेता है, जो कि कांग्रेस के संस्थापक भी रहे हैं और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी पत्नी श्रीमती रेणुका जोगी भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ जो है 3 लोगों को हम लोगों ने लिया था, और यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जो कि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको 53% वोट मिले हैं। दूसरे नंबर पर 36% वोट जो कि कांग्रेस की रेणु जोगी को मिले हैं, और 11% वोट अटल श्रीवास्तव जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी हैं उनको मिले हैं। यहाँ भी जो है 1000 लोगों ने वोटिंग की है। वोटिंग की संख्या ठीक है, वोट अच्छे पड़े हैं, 1000 से ज्यादा ही है सब जगह। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये स्थिति दोनों से ज्यादा, मतलब 50% से ज्यादा वोट तो बीजेपी के प्रबल प्रताप सिंह को मिल गए हैं? देखिए वैसे भी बीजेपी का वहाँ पे 40,000 वोट फिक्स रहता है। रेणु जोगी को पिछली बार 60,000 वोट मिला था। अब जो रेणु जोगी का वोट है वो कांग्रेस का ही वोट था, कांग्रेस का जो वोट है वो रेणु जोगी का वोट है। ये उनके बीच में आपस में बंटवारा होता है, तो जो स्थिति आप बता रहे हैं वो दिखेगी। लेकिन तब भी अटल श्रीवास्तव को मैं इतना कमजोर नहीं मानता हूँ। जो मेरे पास जानकारी है, अटल श्रीवास्तव अच्छी टक्कर दे रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि तीनों कैंडिडेट आसपास हैं। इसमें से कौन जीतेगा कहना बड़ा मुश्किल है। ट्रायंगुलर जरूर है, लेकिन कौन जीतेगा कहना बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। अगली विधानसभा जो है वो हम लोगों ने ली है लोरमी विधानसभा। यहाँ जो है बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष साहू बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि थानेश्वर साहू जो है कांग्रेस के प्रत्याशी। यहाँ भी जो है 15 घंटे में 1300 से ज्यादा लोगों ने वोट डाले, और अरुण साहू को 76% लोगों ने जीतना बताया है कि 76% बहुत बड़ी बात है, और थानेश्वर साहू को 24% वोट मिले हैं। तो क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है उधर? उसके पीछे एक बड़ा रीजन है। यदि ऐसी स्थिति तो नहीं है, मुझे लगता है थानेश्वर साहू का कुछ परसेंट ज़्यादा होगा। लेकिन जो कांग्रेस से निकल के वहाँ के जो जिलाध्यक्ष थे संग्राम सिंह बैस, उन्होंने जैसी चीज़ें जो चुनाव लड़ा है
तो निश्चित रूप से उन्होंने कांग्रेस का वोट ही खींचा होगा। और चूंकि वो साहू बहुल सीट है और दोनों कैंडिडेट एक ही वर्ग से आते हैं, तो वो डिवीजन भी हुआ होगा और कांग्रेस का वोट यदि थानेश्वर साहू में जा रहा है, इसका साफ मतलब है कि अरुण साहू बड़ी लीड से जीत सकते। अगली विधानसभा हमने ली है रायपुर दक्षिण, जो कि बड़ी ही चर्चित विधानसभा है, इसलिए क्योंकि यहाँ से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, उनको अजय माना गया है। और इस बार कांग्रेस ने वहां से महंत राम सुंदर दास को मैदान में उतारा है। यहाँ भी जो है एक दिन कल इसका सर्वे हम लोगों ने शुरू किया था और इसमें 4,500 से ज्यादा लोगों ने वोट दिए। यहाँ ब्रजमोहन अग्रवाल को 73% लोग जीतता हुआ बता रहे हैं, जबकि राम सुंदर दास को 27%। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, देखिए ब्रजमोहन जी की हर चुनाव में लीड बढ़ती है और पिछले चुनाव में जरूर उनकी लीड कम हुई लेकिन इस बार उनका मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसका मठ भी वहीं पर है, जिनकी फॉलोइंग भी है, तो ब्रजमोहन जी के लिए थोड़ा डबल मेहनत करने वाली बात थी। लेकिन आपका आंकड़ा ये बता रहा है कि महंत जी उनसे बहुत पीछे हैं और जो हमारे पास भी जानकारी है कि ब्रजमोहन जी कंफर्टेबल उनको जीत मिलेगी, मार्जिन के साथ जीतेंगे, लेकिन इतना अंतर नहीं होगा। आगे 5 और विधानसभा के बारे में हम आपको बताएंगे, उसके पहले लेते हैं छोटा सा। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030091616। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है तीरंदाज में। और अब हम जो लेकर के आए हैं वो सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ की जो है सबसे ज्यादा चर्चित सीट यानी कि पाटन को लेकर के आए हैं। यहाँ भी बड़ा चौंकाने वाला परिणाम है और इसमें भी 2 दिन पहले ये सर्वे शुरू हुआ था और 2 दिन में इसमें 8,500 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। यहाँ बड़ा चौंकाने वाला परिणाम है, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि यूट्यूब का सर्वे है तो जरूरी नहीं है कि उसी विधानसभा के लोगों ने सर्वे में भाग लिया हो, गैर विधानसभाओं के लोगों ने भी इसमें भाग लिया होगा। लेकिन अगर किसी पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव दिखता है तो इसका मतलब ये है कि युवाओं का झुकाव उस दल की ओर है, क्योंकि सर्वे जो है यूट्यूब में सबसे ज्यादा सक्रिय लोग जो है वो युवा है। तो आगे बढ़ते हैं कि पाटन में जैसा कि हमने बताया कि 2 दिन पहले इस सर्वे को शुरू किया गया था और 8,500 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। और इसमें जो है भूपेश बघेल जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उनको 43% वोट मिले हैं, जबकि उनके भतीजे क्योंकि बीजेपी से चुनाव मैदान में है उनको 57% वोट मिले। तो इस पर श्री जी आपको क्या लगता है कि क्या ये इतना अंतर हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच में करीब 14% का अंतर है? नहीं, अंतर तो इतना नहीं होगा। जैसा बताया जाता है कि फाइट बहुत क्लोज है और लोग सीएम को हल्की सी एज बताते हैं। ऐसा नहीं है कि सीएम वन साइडेड ही, लोग ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री जीत रहे हैं या जीतने की स्थिति में है, लेकिन बहुत बड़े अंतर से जीतने की बात नहीं की जा रही। तो इसमें हो सकता है कि जो अदर फैक्टर, चूंकि आपने इसमें 2 लोगों का ही दिया और वहाँ पर 2-3 कैंडिडेट और भी हमें जोगी भी कैंडिडेट हैं, तो हो सकता है कि वो यदि वो आप उनको एक ऑप्शन के रूप में देते तो शायद ये परसेंटेज घट बढ़ सकता था। नेक्स्ट विधानसभा के रूप में हमने लिया है रायगढ़ की विधानसभा। ये भी बड़ी वीआईपी विधानसभाओं में गिनी जाती है, क्योंकि यहाँ से ओपी चौधरी जो है पूर्व आईएएस चुनाव मैदान में बीजेपी ने ओपी चौधरी को टिकट देकर के मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रकाश नायक चुनाव मैदान में है। और सब एक तीसरा चेहरा भी है, प्रत्याशी और भी है, लेकिन एक चर्चित चेहरा तीसरा जो है मधु किन्नर है, जो कि वहां मेयर भी नहीं है रायगढ़ की। इस पब्लिक पोल में भी 2000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया, 2100 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है। और इसके जो नतीजे हैं वो एक तरह से ओपी चौधरी के पक्ष में एक तरफा दिखाई देते हैं। 3 प्रत्याशी 3 दावेदारों को दिखाने के बाद भी यहाँ 73% लोग ओपी चौधरी को जीतने की बात कर रहे हैं, जबकि 18% लोग प्रकाश नायक की, 9% लोग मधु किन्नर की बात कर रहे हैं। तो ये इतना बहुत ज्यादा तो क्या एक तरीके से ओपी चौधरी की इतनी लोकप्रियता है कि वो उनका एक ऐसा चेहरा है कि लोगों को लगता है कि आईएएस है और ये रायगढ़ जिले का है और इसके मन में बड़ी टीस भी है कि रायगढ़ को विकास की ओर ले जाएगा। तो लोग यूथ होने के कारण, एक पढ़ा लिखा होने के कारण, एक आईएएस होने के कारण लोग जो जनता है वो ओपी चौधरी के साथ अपना भविष्य देखती है और ये जो आपके आंकड़े हैं सच के करीब हो सकते हैं। अगली विधानसभा के रूप में
राजनांदगांव विधानसभा है, ये भी बड़ी वीआईपी विधानसभा है, क्योंकि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी से 15 साल तक छत्तीसगढ़ में शासन किया गया है, मुख्यमंत्री के रूप में रमन सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और कांग्रेस ने यहाँ गिरीश देवांगन को उतारा। यहाँ भी 5,800 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, सर्वे में भाग लिया है। और इसके जो नतीजे हैं वो बताते हैं कि रमन सिंह को 72% लोग मानते हैं कि वो जीत रहे हैं, जबकि गिरीश देवांगन को 28% लोग मानते हैं कि वो जीत सकते हैं। तो यहाँ भी बीजेपी का पड़ा भारी है एक तरीके से। रमन सिंह जो है वो देखिए, बीजेपी की परंपरागत सीट है, लंबे अरसे से भी डॉक्टर रमन सिंह वहाँ पर 2008 से चुनाव लड़ रहे हैं लगातार, और वहाँ के पहले वो सांसद भी रहे हैं। वहाँ उनसे लोगों का व्यक्तिगत टच है। और गिरीश देवांगन की खरोरा से हैं, रायपुर से हैं, तो वहाँ वो पहुँचे जरूर, उनका ननिहाल है, लेकिन जो लोगों को लग रहा था कि वहाँ का कोई लोकल कैंडिडेट होता तो डॉक्टर रमन सिंह को वो कम से कम थोड़ी टक्कर दे पाता। तो जो एक पहले से भी वहाँ पे जनमानस में है कि ये वन साइडेड है, तो वो आपके सर्वे से में बहुत कुछ चीज़ साफ भी होती है। अगली विधानसभा के रूप में हमारे साथ है साजा विधानसभा, जो छत्तीसगढ़ की सब वीआईपी विधानसभा होने के साथ साथ सबसे चर्चित विधानसभा हुई है। तो उसको चर्चित बनाया है बीजेपी ने एक ऐसे कैंडिडेट को उतार करके जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना। सबसे बड़ी चीज ये है कि जितना भी सर्वे हुए हैं, इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग इसी विधानसभा में हुई है। उसमें 11,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, जबकि कई विधानसभा ऐसी हैं जो इसके पहले सर्वे में पब्लिक में डाली गई थी, मतलब पब्लिक को सर्वे के लिए ओपन की गई थी। ये उसके बाद बनी है, लेकिन सबसे ज्यादा वोटिंग साझा विधानसभा में। यहाँ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मौजूदा कृषि मंत्री रविंद्र चौबे हैं, जबकि बीजेपी ने ईश्वर साहू को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा। ईश्वर साहू के बारे में बता दें कि ईश्वर साहू के पुत्र की एक सांप्रदायिक विवाद में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वहाँ एक सांप्रदायिक माहौल बना, जिसको बनाने के लिए बीजेपी ने ईश्वर साहू को टिकट दिया, क्योंकि वहाँ साधु समाज की संख्या भी बहुत अच्छी खासी है, इसलिए बीजेपी ने ईश्वर साहू को उम्मीदवार बनाया। अब यहाँ जो 11,000 से ज्यादा वोटिंग हुई है, उसमें रविंद्र चौबे को, जो मौजूदा मंत्री हैं, उनको केवल 25% वोट मिली है, जबकि ईश्वर साहू को 75% वोट मिले हैं। यहाँ मतलब ऐसा लगता है कि अगर ये सारे विधानसभा सारे मतदाता अगर इसी विधानसभा के हैं, सारा वोट करने वाले, पोल में भाग लेने वाले इसी विधानसभा के हैं, तो उस हिसाब से ईश्वर साहू सीधे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इस विधानसभा की खास बात बता दूं आपको, यहाँ पे सबसे ज्यादा मतदाता साहू है, 60,000 करीब साहू मतदाता है, 55,000 करीब लोधी मतदाता है। चौबे परिवार स्वतंत्रता के समय से ही लगातार जीतते चला आ रहा है। रविंद्र चौबे के माता पिता दोनों विधायक रह चुके हैं, वो खुद एक बार ही सिर्फ चुनाव हारे हैं, 2008 का चुनाव वो हारे। तो 2013 का चुनाव हारे। तो ये कहना कि नहीं, मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा, 2008 का चुनाव हारे वो। तो ये कहना कि रविंद्र चौबे की स्थिति ऐसी है, इसको माना भी जा सकता है कि इतने परसेंट से वो पीछे हैं, क्योंकि एक सुनने में भी आ रहा है कि वहाँ पे एक 2-3 तरह का हुआ, जाति के आधार पर भी लोगों का पोलराइजेशन हुआ है, और जिस आपने घटना की बात की उसके कारण भी एक वहाँ पर माहौल रविंद्र चौबे और खासतौर पर कांग्रेस के खिलाफ बना है। अच्छा, अंतिम जो हमारी 11वीं विधानसभा है, जो कि वीआईपी सीट मानी जाती है, वो है शक्ति विधानसभा। यहाँ से जो है चरणदास महंत, जो कि मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष है, वो कांग्रेस से मैदान में है, जबकि बीजेपी ने खिलावन साहू को उतारा। यहाँ लड़ाई थोड़ी सी टफ है, यहाँ क्लोज फाइट है। यहाँ जो है 3,900 से ज्यादा लोगों ने वोट किया है, और आपको बता दें कि चरणदास महंत को 52% लोग मानते हैं कि वो जीत रहे हैं, जबकि खिलावन साहू को लेकर के 48% लोगों का ऐसा मानना है कि वो जीत सकते हैं। यहाँ बहुत क्लोज है, मतलब जितने भी 11 सर्वे जो हम लोग के हैं, जो सबसे क्लोज यही है। तो क्या ऐसा संभव है? यहाँ बिल्कुल संभव है। और जैसे ही खबर आ रही थी, डॉक्टर खिलावन साहू वहाँ से एक बार पहले विधायक भी रह चुके हैं, बहुत पहले, और वो चूंकि वहाँ पे राठौर वोटर बड़े डिसाइडिंग, और साहू भी वहाँ पर बहुत है, और डॉक्टर चरणदास महंत जो कबीरपंथी हैं, जिस कम्युनिटी से आते हैं, तो वहाँ उनके भी वोट हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वहाँ से खबरें आ रही हैं कि फाइट बहुत क्लोज है, और जो आपका सर्वे भी दिखा रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए ये जो आपका जो सर्वे है वो सच के करीब हो। हालांकि कई जगह पे थोड़ा सा जो लगता है यूथ के कारण उसका जो अंतर है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो वो अंतर उतना नहीं होगा, और कुछ जगह हो सकता है कि उलटफेर हो भी जाए। तो ये तो जो जितने भी एग्जिट पोल हैं उसके बिल्कुल उलट है ये तो। हाँ, निश्चित रूप से खासतौर पर इसमें 2-3 चीज़ें और चौंकाने वाली हैं, जैसे भूपेश बघेल जी को जो पीछा दिखाया जा रहा है, और इसके अलावा मोहम्मद अकबर को जो बहुत ज़्यादा पीछे दिखाया जा रहा है,
तो ये थोड़ा चौंकाने वाला है इस पूरे सर्वे का जो सार कहूँ मैं। और रविंद्र चौबे की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर इसके हिसाब से है। तो जैसा कि आपने देखा कि तीरंदाज द्वारा यूट्यूब पर कराए गए वीआईपी सीटों के सर्वे में जो स्थिति आ रही है वो कल आपने तमाम टीवी चैनल पर जो सर्वे देखे थे उनसे बिल्कुल उलट है। यह आपको फिर से बता दें कि चूंकि यूट्यूब पर कराया गया सर्वे है, ऐसे में ये तय करना बड़ा मुश्किल होता है कि कहीं किसी विधानसभा में उसी विधानसभा के लोगों ने वोट किया है या गैर विधानसभा के लोगों ने वोट किया है। अगर इसमें गैर विधानसभा के लोगों ने भी वोट किया है तो कम से कम इस पूरे सर्वे से एक लबोलवाब निकलता है। चूंकि सोशल मीडिया पर युवा ज्यादा सक्रिय हैं तो युवाओं का झुकाव किस दल की ओर है। आगे भी और भी इंटरेस्टिंग खबरों और विश्लेषण के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस सर्वे पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है ये कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। नमस्कार।